नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। अभी दैनिक भास्कर का एडिटोरियल है, संपादकीय है पाक सऊदी करार के लिए हमारे हमले क्या मायने हैं। पाक सऊदी करार के हमारे लिए क्या मायने हैं। सऊदी पाक सैन्य करार का वह अंत कि एक देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा, भारत के लिए चिंता का सबब है। सऊदी अरब हमारा मित्र है और पाकिस्तान शत्रु है। चिंता तब बढ़ जाती है जब पता हो कि खाड़ी क्षेत्र की सबसे बड़ी इकोनॉमी यूक्रेन, भारत और कतर के बाद दुनिया की चौथी सबसे बड़ी हथियार आयातक भी हो। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर देश है। सऊदी के पास आधुनिक हथियारों का भंडार है। ऐसे संधि इससे पूर्व यूरोप के देशों ने नाटो बनाकर की थी। यूक्रेन को इस संगठन का सदस्य बनने से रोकने के लिए ही रूस ने युद्ध शुरू किया था, लेकिन भारत सरकार ने कहा कि उसे सऊदी सरकार ने इस समझौते के बारे में पहले से बता दिया था। भारत यह भी मानता है कि समझौता भारत को केंद्र में रखकर नहीं बल्कि इजराइल के अरब देशों पर हालिया हमलों को मद्देनजर किया जाता है। सऊदी अरब की तरह पाकिस्तान भी इजराइल के खिलाफ रहा है। भारत की मंशा कभी किसी देश पर हमला करने की नहीं बल्कि किसी घटना के प्रतिकार की रही है, लेकिन इस समझौते से पाकिस्तान को कई तरह के लाभ होंगे। सऊदी अरब की 1.14 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी का बड़ा हिस्सा, यानी जो पहले 44% जो पहले 85% था, आज भी तेल से आता है और जीडीपी का 7% हिस्सा रक्षा खर्च पर करता है। वो युद्ध की स्थिति में वह क्या भारत के खिलाफ पाक को मदद करेगा। अगला दैनिक जागरण का एडिटोरियल इसी से संबंधित चिंता बढ़ाता सऊदी अरब। इसको देखते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच रक्षा समझौता होने से भारत का सशंकित होना स्वाभाविक है। यह कोई सामान्य रक्षा समझौता नहीं है। इसमें कहा गया है कि यदि किसी देश पर हमला होता है तो उन दोनों देशों के खिलाफ माना जाएगा। इसके चलते प्रश्न उठता है कि यदि भारत भविष्य में पाकिस्तान के खिलाफ वैसी कोई सैन्य कार्रवाई करता है जैसे पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई थी, तो क्या सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ वैसे ही खड़ा होगा जैसे चीन और तुर्की खड़े हुए थे। इस प्रश्न पर विचार करते समय इस पर भी ध्यान देना होगा कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान घोषित आतंकवाद के खिलाफ की गई सैन्य कार्रवाई थी। क्या सऊदी अरब आतंकवाद के खिलाफ की जाने वाली सैन्य कार्रवाई को भी पाकिस्तान पर हमले के रूप में देखेगा। भारत ने अपनी प्रतिक्रिया में उम्मीद जताई है कि सऊदी अरब भारत की संवेदनशीलता का ध्यान रखेगा, लेकिन यदि उसे भारत के हितों की चिंता होती तो क्या वह पाकिस्तान से वैसे समझौता करता जैसे अमेरिका के प्रभुत्व वाले सैन्य संगठन नाटो के सदस्य देशों ने कर रखा है। क्या सऊदी अरब ने पाकिस्तान से नाटो जैसे रक्षा समझौता इसलिए किया है क्योंकि वह जो नाटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें भी वही है जिसके उतने सदस्य हैं। यदि कोई कंट्री उस पर हमला करता है तो उसका ये रूल है कि मान लो यूक्रेन पे ऐसे हमला किया तो उसकी जो यूक्रेन एक्चुअली में नाटो का सदस्य बन गया था, तो रूस ने हमला कर दिया तो रूस नाटो के जितने सदस्य हैं वो रूस के विरुद्ध हो जाएंगे। मतलब तो ऐसे समझौता इसने कर लिया। तो सेम कॉन्सेप्ट है नाटो जैसा, क्योंकि वो अमेरिका पर पहले जितना भरोसा नहीं कर पा रहा। कहना कठिन है लेकिन ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि एक तो अमेरिका का प्रभाव तेजी से घट रहा है और दूसरी सऊदी अरब ने यह देखा है कि पिछले कुछ दिनों पहले अमेरिका ने जिस तरह पड़ोसी देश कतर में हमला किया है, कतर में अमेरिका का सैन्य ठिकाना होने के बावजूद भी इजराइल ने उस पर हमला करने का संकोच नहीं किया था। और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की माने तो उन्हें कतर पर इजरायली हमले की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन शायद सऊदी अरब इस पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं। जो भी हो, इस समझौते ने अमेरिकी राष्ट्रपति की अब्राहम समझौता को आगे बढ़ाने के सपने पर भी पानी फेरने का काम किया। अमेरिकी राष्ट्रपति इस समझौते को विस्तार देकर अन्य अरब देशों और इजराइल में मित्रवत संबंध कायम करना चाहते हैं। यदि सऊदी अरब ने अपनी सुरक्षा चिंताओं का समाधान करने के लिए पाकिस्तान से रक्षा समझौता करना बेहतर समझा तो यह अमेरिका से ज्यादा भारत के लिए चिंता का विषय है। यह समझौता पाकिस्तान का दुस्साहस बढ़ाने का जरिया बन सकता है। इस समझौते ने पश्चिमी एशिया में भारत की कूटनीतिक चुनौती बढ़ा दी है।
और इस चुनौती से पार पाने के लिए भारत को एक और जहां अपनी कूटनीति में धार देनी होगी, वहीं दूसरी ओर अपनी सैन्य और आर्थिक शक्ति भी बढ़ानी पड़ेगी। इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि पश्चिमी एशिया में भारत के व्यापक हित निहित है। अगला बिजनेस स्टैंडर्ड का ये शानदार संपादकीय है गाजा का समाधान। पिछले सप्ताह संयुक्त राष्ट्र महासंघ में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हमास के बगैर द्विराष्ट्र समाधान के पक्ष में भारी समर्थन मिला था। या पिछले सप्ताह संयुक्त राष्ट्र महासभा में, जो यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली है, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हमास है, इसके बीच गैर द्विराष्ट्र समाधान के पक्ष में भारी समर्थन मिला और गाजा में इजराइल के हमले की आलोचना की गई थी। गाजा में इजराइल के हमले की आलोचना की गई थी और फ्रांस संयुक्त राष्ट्र महासभा में न्यूयॉर्क प्रस्ताव लेकर आया था, जिसके पक्ष में 142 मत पड़े, जबकि 10 देशों यानी अमेरिका और इजराइल सहित ने विरोध में मतदान किया था और 12 देशों ने इसमें भाग नहीं लिया था। यह 22 सितंबर को होने वाले संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन से पहले आया है। इसमें फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, पुर्तगाल जैसे अमेरिका के सहयोगी देशों द्वारा फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दिए जाने की बात कही गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की दौरे के बाद ब्रिटेन ने इस बात की भी पुष्टि कर दी है कि वो फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देगा, जबकि जर्मनी ने भी न्यूयॉर्क प्रस्ताव का समर्थन किया है, मगर वो फिलिस्तीन राज्य का समर्थन नहीं करेगा। इजराइल के साथ जर्मन के संबंध पेचीदा रहे हैं, मगर विडंबना यह है कि भारत सहित दूसरे देश और अब्राहम समझौतों पर हस्ताक्षर करने वाले देशों द्वारा कड़ी निंदा के बाद भी इजराइल और उसका समर्थक अमेरिका अपने रुख से पीछे नहीं हट रहा है। हमास नेतृत्व को निशाना बनाकर कतर की राजधानी दोहा में इजराइल के हवाई हमलों के बाद भी अमेरिका विदेश मंत्री मार्को रूबियो और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दोनों देशों के आपसी संबंधों को मजबूती देने के लिए यरूशलेम में चर्चा की। इस बीच गाजा पर इजरायली हमले बरोक टोक जारी हैं। इन हमलों के कारण हजारों फिलिस्तीनी विस्थापित हो गए हैं और पश्चिमी तट पर इजराइल द्वारा अवैध बस्तियां बनाने का सिलसिला जारी है। इसी बीच अरब लीग और इस्लामिक सहयोग संगठन की बहुप्रतीक्षित बैठक के बाद कतर पर इजराइल के हमलों की निंदा करने वाला एक नरम बयान जारी कर औपचारिकता पूरी कर ली गई है। वास्तव में इजराइल हमास के बीच वार्ता में प्रमुख मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले खाड़ी में अमेरिका के सैन्य ठिकाने कतर के शीर्ष नेतृत्व ने एक ठोस रक्षा सहयोग समझौते के लिए रूबियो के साथ बातचीत की। ये सभी बातें मौजूदा एवं बदलते वैश्विक भू आर्थिक वास्तविकता की राजनीति को परिलक्षित करती हैं। 70 के दशक में अरब राष्ट्रों ने योम किप्पुर युद्ध में इजराइल का समर्थन करने के लिए अमेरिका पर तेल प्रतिबंध लगा दिया था। तब अरब राष्ट्रों के पास ऐसे कदम उठाने की ताकत थी, मगर अमेरिका तेल के मामले में आत्मनिर्भर हो गया है और दुनिया की अकेली महाशक्ति होने के साथ ही हथियारों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता भी है। इजराइल के कुल हथियारों के आयात में अमेरिका की लगभग 70% हिस्सेदारी होती है। कुवैत, कतर, सऊदी अरब, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात के हथियार में अमेरिका में भी 50 से 70% का दखल है। ये सभी देश फिलिस्तीन से आने वाले शरणार्थियों से परेशान रहे हैं। अमेरिका ने यूरेनियम पाने के लिए जिस तरह दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद वाले शासन पर गोलमोल रुख अपनाया है, वहां 4 दशक तक एक नस्ल विरोधी सरकार सत्ता में काबिज रही। ठीक उसी तरह अमेरिका की दुदलीय समर्थन जो कमजोर पड़ रहा है की बदौलत पिछले 7 दशकों से इजराइल फिलिस्तीन और मानवाधिकार पर चोट करता रहा। इस राय पर शंका जताई जा रही है कि अमेरिका अगर इजराइल को सैन्य मदद बंद या कम कर दे तो उसकी नीतियां बदल सकती हैं। नेतन्याहू के लंबे कार्यकाल के दौरान इजरायली नागरिकों में कट्टरता की बढ़ती भावना के बीच फिलिस्तीन को लेकर इजराइल अपनी मौजूदा नीतियां जारी रख सकता है, मगर एक बात तो साफ है कि गाजा में इजराइल के हमले की वैश्विक निंदा होने के बाद वास्तविक सह अस्तित्व के बिना
इजराइल उस जमीन पर दीर्घकालिक शांति का अनुभव नहीं कर सकता है जिस पर वो अपना दावा करता रहा है। नेपाल की उथल पुथल भारत के लिए सबक। श्याम लेखक पूर्व विदेश सचिव हैं, एक क्या लिखते हैं देखते हैं। हाल ही में श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में हुई हिंसक घटनाओं का एक कारण, बहुत बड़ा कारण रहा युवा पीढ़ी के विकास और रोजगार के अवसरों की कमी रही। युवा पीढ़ी अधिक शिक्षित और क्षेत्रीय वैश्विक रुझानों से अधिक परिचित है। इंटरनेट और सोशल मीडिया की बदौलत आपस में और व्यापक दुनिया के साथ अधिक जुड़ी हुई है। इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए ऐसी भावनाएं और बवंडर उत्पन्न होते हैं जिनका कोई वास्तविक मकसद नहीं होता है, मगर वे निराशा और आक्रोश व्यक्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। एक अनुमान के अनुसार नेपाल के 73% घरों में मोबाइल फोन है और 55% आबादी नियमित रूप से इंटरनेट का उपयोग करती है। अधिकांश विकासशील देशों की तरह यह अनुपात उस पीढ़ी के लिए अधिक होगा जिसे अब जेन जी कहा जा रहा है। एक सशक्त पीढ़ी है लेकिन हमेशा इतनी सक्षम नहीं है। उनकी ऊर्जा राष्ट्र निर्माण, आर्थिक और सामाजिक सुधार के कार्यों और उनमें मानवता का हिस्सा होने की भावना जागृत करने में इस्तेमाल किया जा सके। इसके लिए गुणवत्तापूर्ण रणनीतिक नेतृत्व की आवश्यकता है, मगर अफसोस की बात है कि यह उपलब्ध नहीं है। यह समझना बेहद जरूरी है कि हमारे उपमहाद्वीप के पड़ोसियों और कुछ अन्य देशों जैसे इंडोनेशिया या उथल पुथल हुई थी, वो लोकतांत्रिक देश हैं, चाहे उनमें कितनी भी खामियां क्यों न हो। ऐसा लगता है कि लोकतंत्र का झुकाव कुलीन तंत्र और कभी कभी तानाशाही की ओर जाता है। भले ही उनकी चुनावी प्रणाली सक्रिय बनी रहे, चुनावों में धन बल के बढ़ते उपयोग और राजनीतिक ओहदों का इस्तेमाल अमीर बनने और अगले चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए अधिक धन जुटाने के लिए करने से समृद्ध और ताकतवर अभिजात वर्ग आम जनमानस में लोकप्रियता से अलग थलग होने लगता है। इसमें आश्चर्य जैसी कोई बात नहीं है। नेपाल में वायरल हुए नेपो बेबी मीम ने देश की राजनीतिक अभिजात वर्ग की संतानों की अमीर और शानदार जीवन शैली की ओर ध्यान खींचा, जबकि दूसरी ओर देश के साधारण युवाओं के पास कोई नौकरी या आर्थिक अवसर नहीं थे। आमतौर पर ऐसा होता है कि यदि लोगों के विरोध का खतरा उत्पन्न होता है तो उन्हें संकीर्ण राष्ट्रवाद या पहचान से जुड़ी चिंता में उलझा दिया जाता है। नेपाल में भी हमने देखा, जहाँ दोनों देशों के बीच मजबूत आम जन संबंध और गहरी सांस्कृतिक समानता एक कभी कभी जानबूझकर भारत विरोधी भावनाओं के शिकंजे में आ जाती हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि नेपाल में हालात इस कदर बिगड़ गए थे कि इस बार उथल पुथल में आमतौर पर दोहराया जाने वाला भारतीय साजिश का पक्ष गायब था। ऐसा लगता है कि राजनीति औजार के रूप में हालात से ध्यान भटकाने की कवायद की अपनी सीमाएं होती हैं। इससे पहले कि एक विपरीत मानसिकता हावी हो जिसमें पड़ोसी देश हो रही उठापटक में हमेशा किसी विदेशी ताकत का हाथ देखा जाता हो तो इस मानसिकता की तह तक जाना जरूरी है। ऐसा लगता है कि जैसे उन देशों के लोग सभी प्रकार की शक्तियों से रहित हैं। यह रवैया इस बात का कोई भी गंभीर और गहन विश्लेषण करने से रोकता है कि भारत के हितों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण इस परिधि में कौन सी ताकतें काम कर रही हैं। नेपाल में राजनीतिक बदलाव के बीच भारत का नजरिया क्या होना चाहिए? पहली बात, नेपाल के लोगों की भावनाओं के साथ जुड़े रहें। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के पदभार ग्रहण करने का स्वागत और काठमांडू की सड़कों पर भारी मलबा हटाने में मदद के लिए नेपाली युवाओं की प्रशंसा कर सही दिशा में कदम उठाया। हिंसक दंगाइयों, लुटेरों और नेपाली युवाओं के बीच अंतर करना जरूरी था। इससे एक सकारात्मक संकेत जाता है। दूसरी बात यह है कि इस प्रक्रिया में खुद को शामिल करने की ललक से बचा जाना चाहिए। ऐसे समय आते हैं जब प्रत्यक्ष तौर पर नहीं दिखना अधिक विवेकपूर्ण नीति होती है, मगर मांगे जाने पर समर्थन और सलाह देने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तीसरी बात, पुनर्जागरण, पुनर्निर्माण और आर्थिक पुनरुत्थान की भारी भरकम कार्य में सहयोग करने के लिए तैयार रहें, क्योंकि इसमें कोताही बरतने की एक सफल राजनीतिक बदलाव पट्टी से आज उतर जाएगा और फिर एक उथल पुथल की स्थिति पैदा हो जाएगी। हमें मालदीव, श्रीलंका में हाल ही में राजनीतिक बदलाव के प्रति भारत की प्रतिक्रिया की तुलनात्मक सफलता से सीख लेनी चाहिए। श्रीलंका को उसे गहरे आर्थिक और वित्तीय संकट के अंधेरे दिनों में भारत के त्वरित समर्थन से काफी मदद मिली। वह भारत के प्रति असहज
दिखने वाली एक राजनीतिक पार्टी ने सत्ता में आने के बावजूद दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में अधिक सकारात्मक मोड़ आए। मालदीव में भारत ने उस समय पहल नहीं की जब भारत को बाहर करो अभियान ने वर्तमान राष्ट्रपति को सत्ता में पहुंचा दिया। इसकी बजाय निकटता और परस्पर आर्थिक सहयोग की तरफ को हावी होने दिया। फिलहाल दोनों देशों के बीच संतुलित संबंध लग रहे हैं। बांग्लादेश नेपाल दोनों के मामलों में यह आलोचना हुई कि भारत बेखबर रहा और चेतावनी की अनदेखी की गई थी। यह भी आरोप लगाया कि पड़ोसी देश में पिछले कुछ समय से चल रहे घटनाक्रम पर ध्यान देने या उसे रोकने या फिर अंदाजा लगाने की कोशिश नहीं की गई। इस पर चर्चा की जा सकती है। भारत के पास ऐसी राजनीतिक घटनाओं को रोकने की शक्ति और प्रभाव या नहीं है, लेकिन यह कई स्तरों पर निरंतर राजनीतिक जुड़ाव की कमी को जागरूक करेगा। भारत को अपने आसपास हो रहे घटनाक्रम से विज्ञ रहने की आवश्यकता है। नेतृत्व स्तर सहित राजनीतिक सहभागिता और आकस्मिक होती है, अधिकतर संकट के कारण उत्पन्न होती है। बाकी समय अधिकारियों के स्तर पर ही संबंधों का प्रबंधन किया जाता है। मानव संसाधन और साधन दोनों की कमी के कारण अफसरशाही से प्रबंधन भी कारगर नहीं रह गया है। पड़ोस प्रथम की आकांक्षा बनी हुई है, लेकिन हमारी विदेश नीति में यह बात परिलक्षित नहीं हो पा रही है। भारत ने अपने पड़ोस के साथ संबंधों के द्विपक्षीय और क्षेत्रीय दोनों आयाम हैं। भारतीय उपमहाद्वीप एक एकल भू राजनीतिक और भू आर्थिक सुरक्षा क्षेत्र है। राजनीतिक सीमाओं के पार जाति और पारिवारिक रिश्ते नातों के विस्तार एक साथ इतिहास और संस्कृति है। भारत क्षेत्र का एक सबसे बड़ा और शक्तिशाली देश होने के नाते क्षेत्रीय एकीकरण से बहुत कुछ हासिल कर सकता है। यूरोपीय संघ या कम से कम आसियान यानी दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ की तर्ज पर दक्षिण एशिया के साथ लाने के अधूरे प्रयास हुए हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इस प्रयास से पूरी तरह मोड़ लिया जाए, ये गलती है। पड़ोस प्रथम नीति के लिए द्विपक्षीय संबंधों को पड़ोस प्रथम नीति के लिए द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के साथ साथ एक क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य की जरूरी है। अगला जनसत्ता का यह डिटेल है सतर्कता के मोर्चे। गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने हाल ही में सऊदी अरब के साथ रणनीतिक पारस्परिक रक्षा सहयोग किया है। इसके मुताबिक दोनों देशों में से किसी पर भी अगर कोई हमला होता है तो दोनों देश के विरुद्ध आक्रमण माना जाएगा, यानी ऐसी स्थिति में दोनों देश एक साथ होंगे। निश्चित तौर पर भारत के लिए चिंता का विषय है। माना जा रहा है कि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ क्षेत्रीय वैश्विक स्थिरता पर इस समझौते के प्रभाव का अध्ययन करेंगे। सवाल यह भी है कि क्या भारत से संबंधों को लेकर सऊदी अरब का नजरिया बदल गया है। अगर हाल फिलहाल के घटनाक्रम को देखो तो कुछ ऐसा नजर नहीं आता। विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत सऊदी अरब के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी है और पिछले कुछ वर्षों में काफी प्रगट हुई है। साथ ही उम्मीद जताई जाती है कि सऊदी अरब रणनीतिक तौर पर भारत के साथ पारस्परिक हितों और संवेदनशीलता को ध्यान में रखेगा। ताजा समझौते इस वर्ष में मई में भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष के 4 महीने बाद हुआ है। इस दृष्टि से भारत की चिंता जायज है। पाकिस्तान के इस कदम को भारत पर रणनीतिक रूप से मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है, मगर सच है कि पाकिस्तान वर्तमान में गंभीर आर्थिक संकटों, महंगाई और बेरोजगारी समेत कई मोर्चों पर जूझ रहा है। ऐसे में सऊदी अरब के साथ समझौता एक अहम मकसद वित्तीय मदद हासिल कर सकता है। वहीं सऊदी अरब के भी अपने तकाजे हैं। ईरान और इजराइल के तनातनी से उत्पन्न क्षेत्रीय अशांति के खतरों के विरुद्ध अपनी सुरक्षा मजबूत करना चाहता है, मगर भारत के संदर्भ में देखें तो सऊदी अरब लंबे समय से रणनीतिक और आर्थिक संबंधों में निवेश करता रहा है। भारत सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, मगर उनका रुख चौंकाने वाला है। जो भी हो, इस समझौते की उपजी आशंका और संभावना को नजरअंदाज नहीं किया सकता है। भारत को सतर्क रहने की भविष्य के लिए रणनीति तय करनी होगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।